चलो अब ज़रा डिस्कस कर रहे हैं जो बाकी आपके पास रह गया था। सर हमजा जो एमसीक्यूज करवा रहे थे वो कौन से वाले? मटेरियल बुक वाले। चलो अच्छा भाई, लास्ट मुझे बताइए, आप लोग कह रहे हैं चैप्टर हमारे पास चल रहा है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट का, और ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस कर लिया था फेस को। तो आज ज़रा जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर आपके पास है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट, और हमने बेटा डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम फेस को। अब आप लोग फेस के आगे से बेटा कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। और फेस हो गया था या नहीं हुआ था? फेस नहीं हुआ तो हेडिंग डालिए बेटा फेस की, और मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। साथ साथ रहेंगे। आज ज़रा जल्दी से बेटा हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। हेडिंग है बेटा आपके पास फेस की, और आप में से कोई बताएगा फेस क्या होता है? वेरी गुड। फेस एक एंगल है, पहले लिख लीजिएगा। फेस इज द एंगल, बेटा ज़रा साथ साथ रहिएगा। फेस इज द एंगल which describe the instantaneous value of AC। तो बेटा फेस आपके पास एक एंगल है जो अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को एक्सप्लेन करता है। ठीक है सर, सारे कोशिश कीजिएगा बेटा साथ साथ रहें ताकि आप लोगों को बेटा पॉइंट्स में कोई मसला ना हो। तो अपने पास नोट कर लीजिए, फेस इज द एंगल which describe the instantaneous value of AC। अब आप लोग यहाँ पर करंट का फॉर्मूला भी लिख लो बेटा। करंट का फॉर्मूला आपके पास था, नोट डाउन कीजिएगा। हमारे पास करंट का फॉर्मूला बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा यहाँ पर ये जो ओमेगा टी है, आप इस ओमेगा टी को नाम देते हो फेस का। तो आपने याद रखना है फेस एक ऐसा एंगल है जो ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिस्क्राइब करता है। मुझे बताओ ये पॉइंट समझ पा रहे हो? जैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम बेटा आप लोगों ने मेरे साथ ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाया था, और अगर उसमें याद हो तो आपके पास कुछ ग्राफ ऐसे बना था, और मैंने आपको पूरी साइकिल सिखाई थी। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री था, और ये 360 डिग्री था। तो अगर मैं आपसे कहूँगा 90 डिग्री तो आप क्या कहोगे? ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर मैं आपसे कहूँगा 180 डिग्री तो आप क्या कहोगे? ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 है। अगर मैं आपसे कहूँगा 270 तो आप क्या कहोगे? रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम है। तो अगर मैं आपको एंगल बता रहा हूँ तो आप एंगल पर क्या कर रहे हो? ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर बता रहे हो। बेटा इस एंगल को आप लोग नाम किसका देते हो? फेस का। तो डेफिनेशन पढ़ी हमने, क्या कहा? फेस इज द एंगल व्हिच डिस्क्राइब द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। तो यहाँ पर साइन के साथ जो फंक्शन लगा है, आप इसको नाम किसका दे रहे हो? फेस का। मुझे बताएं इसमें कोई मसला? अब आप लोग नोट डाउन कीजिएगा बेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे फेस लीड को और फेस लैग को। अब फेस लीड और फेस लैग क्या होता है, इसके लिए बेटा मेरे साथ जरा ड्रॉ करते जाइएगा। सबसे पहले आप लोग अपने पास एक्सेस बनाएंगे, और फिर हम लोग बेटा फेस लीड और फेस लैग को डिस्कस करेंगे। जो बातें पता होनी चाहिए बेटा उसको डिस्कस करें, साथ साथ रहिएगा। तो अपने पास ड्रॉ कीजिए बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाइए, और यहाँ पर बेटा हम लोग कुछ एंगल्स दिखाएंगे। तो आप लोग एंगल्स मार्क कर लीजिएगा, और फिर से कहूँगा ज़रा साथ साथ रहिएगा बेटा। यहाँ पर एंगल लिखिए 0, फिर लिखिए 90, फिर लिखिए 180, फिर लिखिए 270, फिर लिखिए 360। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेटा ये एंगल्स चल रहे हैं 0, 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। पहली एक वेव बना लीजिए ऐसे। पहली बेटा जी एक वेव बना लीजिए ऐसे, ये पहली वेव बनाई, इसका नाम है वेव 1। इसका नाम है बेटा वेव 1। और इसके बाद फिर दूसरी एक वेव बनाएंगे, और जो दूसरी वेव है बेटा उसको भी अपने पास ड्रॉ कीजिएगा। और सेकेंड वेव के लिए बेटा अपने पास नोट डाउन कीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे। मैं फिर से कहूँगा बेटा गर्ल्स और बॉयज जरा साथ साथ रहेगा। ये वेव 2 है। अब वेव 2 के लिए भी एंगल लिखेंगे बेटा, तो आपके पास जो एंगल्स आएंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर वेव 2 का 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर बेटा यहाँ पर आएगा 270 डिग्री,
फिर 360 डिग्री और ये 450 डिग्री। तो आपके पास ये वेव 2 आ गई। अब आप लोग चेक कीजिए बेटा, दो वेव्स हमने बनाई हैं। पहले वाली वेव बेटा आपके पास वेव 1 है और दूसरी वाली वेव आपके पास वेव 2 है। अब आप लोग मुझे बताइए इन दोनों में से लीड कौन कर रही है? अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से लीड कौन कर रही है तो क्या कहोगे? आप अगर देखोगे तो जो 2 वाली है वो लीड कर रही है और जो 1 वाली है वो लैग कर रही है। लीड का मतलब होता है आगे, लैग का मतलब होता है पीछे। तो आप मुझे बताइए बेटा, अगर आप वेव 2 को देखोगे तो ज़रा चेक कीजिएगा, इस पॉइंट के ऊपर वेव 2 का एंगल कितना आ रहा है 90 और इस पॉइंट के ऊपर वेव 1 का एंगल क्या है 0। अब वेव 2 का 0 आगे कहीं होगा, मुझे बताएं इस बात से एग्री करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास बेटा वेव 2 का 90 पहुंचा तो वेव 1 का 0 है, वेव 1 वहां से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव बेटा 1 है वो आपके पास लैग कर रही है और वेव 2 क्या कर रही है, लीड कर रही है। वेव 2 आगे है, वेव 2 चेक कीजिए 90 डिग्री के एंगल पर है और वेव 1 कितने डिग्री के एंगल पर है, 0। आगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो बेटा, आपके पास वेव 2 का एंगल क्या बन रहा है 180 और वेव 1 का एंगल क्या बन रहा है 90। तो मुझे बताओ हर एक पॉइंट पर अगर आप चेक करोगे तो वेव 2 आपके पास क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा जो वेव 2 है बेटा ये आपकी लीडिंग वेव है। वेव 2 आपकी बेटा लीडिंग वेव है और वेव 1 बेटा आपके पास है लैगिंग वेव। तो ये आपके पास लैगिंग वेव है और पहली वाली आपके पास लीडिंग वेव है। तो आपने बेटा ये बात अच्छे से याद रखनी है, पहली वाली आपके पास लैगिंग है और दूसरी वाली बेटा लीडिंग वेव है। तो बताओ ये बात समझ पा रहे हो? तो मुझे बताइए कौन लीड कर रही है, 2, और 2 लीड किसको कर रही है, 1 को। कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो आप जरा यहाँ पर पॉइंट लिखिएगा, हम पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि वेव 2 लीड कर रही है, वेव 2 लीड्स वेव 1 बाय 90 डिग्री और 90 का मतलब क्या है π/2, आप ये कह सकते हो। और फिर हम कह सकते हैं वेव 1 बेटा ये लैग कर रही है, वेव 1 लैग्स वेव 2 और वेव 1 लैग कर रही है वेव 2 को 90 डिग्री के एंगल पर या π/2 के एंगल पर। तो बताओ ये वाली बात बेटा समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अपने पास नोट कीजिए वेव 2 लीड्स वेव 1 बाय 90 डिग्री और π/2, वेव 1 लैग्स वेव 2 बाय 90 डिग्री और π/2। तो ये बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट है लीड का और लैग का। तो ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कोई मसला? गुड। तो आपने ये लीडिंग और लैगिंग याद करना है बेटा, ठीक है, पहला काम ये करना है। अब बेटा इसको आप फेजर डायग्राम में भी शो कर सकते हो। अब आपके पास फेजर डायग्राम कैसे बनेगी उसके लिए भी ध्यान दीजिए। अब इसी की बेटा फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे तो आप लोगों ने फोकस करना है बेटा। सबसे पहले देखिए 2 वेव्स आ रही हैं। अब सारे जरा राइटिंग स्टॉप करके ध्यान देंगे। पहले 2 बातें याद रखिएगा, लीड और लैग। लीड का मतलब क्या है, आगे, और लैग का मतलब क्या है, पीछे। गुड। तो आप लोगों के पास बेटा यहाँ पर लीड और लैग हो रहा है 90 डिग्री के एंगल पर। अब बेटा आप इसका फेजर कैसे बनाओगे तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। मुझे पता है ग्रीन वाली वेव 2 है और आपके पास जो रेड से बनाई वो वेव 1 है, तो आपने इसका वेक्टर बनाना है। वेक्टर कैसे बनाओगे बेटा, जितना आपके पास पीक आ रहा है उतनी एरो की लेंथ रखोगे और उस वेक्टर को एक्स एक्सिस पर बनाओगे। अब जैसे जितना इसका पीक है उतनी एरो की लेंथ रखोगे और वेक्टर को ड्रॉ कहाँ करोगे, एक्स एक्सिस पर। ये वेव 2 आ गई। इसके बाद बेटा वेव 1 लिखोगे। अब वेव 1 का जितना आपके पास पीक आ रहा है उतनी एरो की क्या रखोगे, लेंथ, और उस वेक्टर को कहाँ पर ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस पर। मुझे बताएं ये बात समझ पा रहे? तो पहले आपने दोनों वेक्टर्स को कौन से एक्सिस पर बनाना है, एक्स एक्सिस पर, और वेक्टर की लेंथ क्या रखोगे, जितना एरो की पीक है, सॉरी जितनी वेव की पीक है। मुझे बताएं यहाँ तक कोई मसला? इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उसको जो कि लीड कर रहा है। मुझे बताओ दोनों में से लीड कौन कर रहा था, 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी फेजर डायग्राम कैसे दिखाओगे, ये तो वेव 1 आ गई और इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, वेव 2 को लीड करवाओगे, यानी इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो 90 डिग्री का एंगल ऐसे आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? तो आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है। कौन सी डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे रोटेट करोगे 90 डिग्री के एंगल पर। तो अगर कहीं पर ये फेजर डायग्राम देख लें तो इससे भी क्या पता चल रहा है, वेव 2 लीड किसको कर रही है, वेव 1 को। कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो
तो आप लोग अपने पास ये भी नोट कर लीजिए, ये फेजर डायग्राम बनाने का तरीका है। तो आप फेजर डायग्राम से भी पहचान लोगे कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो ये बात भी बेटा अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप लोगों के पास बेटा जो लीड करेगा उसके आप बेटा वेक्टर को रोटेट करवा दीजिएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, साथ साथ रहिएगा बेटा जी और ध्यान से नोट कीजिएगा। तो ये आपके पास बेटा लीड और लैग की कहानी हो गई, इसमें का मसला। चलिए अब फेस हो गया, फेस लीड और फेस लैग। बाकी कहानियाँ आपके पास बेटा थ्योरी क्लास में होती है। अभी जो बातें यूज़ करनी है हम उनको डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट कीजिएगा बेटा। पहला पार्ट आपके पास है AC थ्रू रजिस्टर, साथ साथ रहिएगा। अब आपके पास है बेटा AC थ्रू रजिस्टर। अब आपके पास है AC थ्रू रजिस्टर। अब AC थ्रू रजिस्टर के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए रेजिस्टिव सर्किट। बेटा रेजिस्टिव सर्किट का मतलब होता है जब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के साथ AC सोर्स को कनेक्ट करेंगे। व्हेन ओनली रजिस्टर is connected across AC source। तो जब आप बेटा AC सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगाओगे तो हम ऐसे सर्किट को नाम दे देंगे रेजिस्टिव सर्किट का। साथ साथ रहिएगा। जब MCQ में बेटा वर्ड आ जाए रेजिस्टिव सर्किट तो याद रखिएगा AC के साथ सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट है। तो आप बनाइए बेटा, आपके पास इस तरह से रजिस्टर आ गया और फिर साथ में कनेक्ट कर दीजिए बेटा AC सोर्स को और आप इस सर्किट को नाम दे दोगे रेजिस्टिव सर्किट का। तो ये रेजिस्टिव सर्किट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आपके पास बेटा ये रेजिस्टिव सर्किट है। तो जब कभी भी रजिस्टर के साथ AC सोर्स लगाओगे तो सर्किट का नाम रेजिस्टिव सर्किट होगा। मुझे बताएं पहले पॉइंट पे कोई मसला? गुड। दूसरी बात बेटा नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट रेजिस्टिव सर्किट की डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा, इसमें करंट और वोल्टेज की इक्वेशन याद रखनी है। द इक्वेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज, द इक्वेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज आर। बेटा करंट की इक्वेशन यहाँ पर होती है I = I0 sin ओमेगा t और वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पर होती है V0 sin ओमेगा t। तो जो इक्वेशन करंट की है वो इक्वेशन वोल्टेज की यहाँ पर होती है। तो मुझे बताएं सर्किट का नाम क्या है? रेजिस्टिव सर्किट। जब आप बेटा इस रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट को पास करते हो तो करंट की इक्वेशन I0 sin ओमेगा t और वोल्टेज की इक्वेशन V0 sin ओमेगा t। ठीक है, दो बातें। अब आप लोगों ने बेटा जब ये दो बातें नोट करनी है तो इसके बाद फिर आप लोग मेरे साथ बोर्ड पर देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। मुझे पहले बताओ इस पर कोई मसला? अब ये इक्वेशन डेरिवेशन के बाद आती है, डेरिवेशन एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं है। अब बेटा आपने मेरे साथ एक टेबल बनवाना है, उसमें ओमेगा टी, फिर करंट क्या चल रहा है I0 sin ओमेगा टी, फिर वोल्टेज क्या है बेटा V0 sin ओमेगा टी। अब बेटा गर्ल्स और बॉयज़ आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, इसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे। आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। पहला फेज क्या था? जीरो रखोगे तो साइन जीरो, करंट की वैल्यू 0, वोल्टेज की वैल्यू भी 0। फिर दूसरा एंगल क्या था? 90, साइन 90 बोलिए 1 होता है, मैक्सिमम होता है। तो I = I0 और V = V0। फिर एंगल बोलिए कितना रखना है? 180, साइन 180 कितना होता है? 0। तो करंट की वैल्यू 0, वोल्टेज की वैल्यू 0। फिर बेटा क्या है? 270, साइन 270 -1 तो -I0 और -V0। आगे चलिए बेटा तीसरा लास्ट एंगल 360, साइन 360 0, करंट की वैल्यू 0, वोल्टेज की वैल्यू 0। मुझे बताएं इसमें कोई मसला?
जब आप लोग बेटा ये सारा टेबल बना लोगे तो मेरे साथ सिर्फ अभी बोर्ड पर देखते जाइएगा बेटा। अब आपके पास क्या होगा, जब आपने यहाँ तक इसको नोट किया तो बेटा अब आप इसका वेव फॉर्म बनाएंगे इसकी, और इसकी वेव फॉर्म में मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। हाँ, तो अब आपके पास बेटा क्या बनेगी वेव फॉर्म के अंदर, सबसे पहले बेटा एक्सिस दिखा दीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपके पास बेटा पहले हम लोग बात करेंगे करंट की। मुझे बताइए हमारे पास फेस एंगल कौन कौन से, 0 डिग्री, फिर क्या था बेटा 90 डिग्री, फिर क्या है 180 डिग्री, फिर क्या था 270 डिग्री, फिर क्या है 360 डिग्री। सारे ध्यान दीजिएगा, प्लॉटिंग करेंगे। करंट की बात कर रहे हैं भाई पहले, तो पहले 0 डिग्री पर 0, 90 डिग्री पर I0, आगे बताइए 180 पर 0, फिर क्या था बेटा आपके पास मैक्सिमम, और फिर क्या था 0। अब आप करंट का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो बेटा गर्ल्स और बॉयज़ मुझे पता एग्री करेंगे। अब ये बिहेवियर किसका आ गया बेटा, करंट का। मुझे बताइए दूसरा बिहेवियर आपको किसका दिखाना है, अरे लड़कियों और लड़कों किसका, वोल्टेज का। अब वोल्टेज के लिए बताइए पहले 0 डिग्री पर 0, फिर 90 डिग्री पर मैक्सिमम, फिर 180 पर 0, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम, और फिर 0। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप वोल्टेज का बिहेवियर दिखाओगे तो बेटा वोल्टेज का बिहेवियर कुछ ऐसा बना। अब आप लोग बताइए बेटा गर्ल्स और बॉयज़, मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज का पीक बड़ा बनाया। मुझे कोई बताएगा वोल्टेज का पीक बड़ा क्यों दिखाया? क्योंकि आप लोग अगर ओम्स लॉ याद करोगे तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी यूज़ करते हैं, और अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो V भी हमेशा I से बड़ा होगा। इसीलिए बेटा आपने क्या किया, वोल्टेज का पीक बड़ा बनाया। अब आप बताइए देख कर क्या पता चल रहा है, कौन लीड कर रही है कौन लैग कर रही है? अब आप क्या कहोगे, कोई भी लीड और कोई भी लैग नहीं कर रही, क्योंकि चेक करो पहले दोनों एक साथ 0 है, फिर एक साथ दोनों क्या हो गए मैक्सिमम, फिर एक साथ क्या हो गए 0, फिर रिवर्स डायरेक्शन में एक साथ मैक्सिमम, और फिर एक साथ 0। तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, आप क्या कहोगे बेटा कोई भी लीड और कोई भी लैग नहीं कर रहा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो दोनों इन फेज होंगे। इन फेज होने का मतलब क्या होता है कि दोनों के दरमियान बेटा फेज डिफरेंस की वैल्यू बताइए कितनी है, 0। ऐसे ही नजर आ रहा है, दोनों इन फेज है, कोई भी लीड और कोई भी लैग नहीं कर रहा। और अगर आप इसका फेजर बनाओगे तो आप लोग बताइए बेटा गर्ल्स और बॉयज, फेजर के लिए हमें क्या करना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि फेजर के लिए बेटा आप क्या करोगे, वेक्टर्स बनाओगे, और वेक्टर्स को दिखाना है बेटा एक्स एक्सिस पर। तो पहले बताइए करंट है, करंट के पीक के हिसाब से वेक्टर आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। दूसरा बेटा कौन है, वोल्टेज है, वोल्टेज के पीक के हिसाब से वाई एक्सिस पर। मुझे बताओ वोल्टेज का पीक बड़ा है तो उसका एरो भी बड़ा बनाओगे। अब आप लोग बताइए बेटा कौन लीड कौन लैग कर रहा है, तो कोई भी लीड और कोई भी लैग नहीं करेगा। तो आप दिखाओगे सर यहाँ पर ये करंट है, और फिर बेटा इसी पर क्या बना दोगे, वोल्टेज को। तो हमारे पास कोई भी लीड और कोई भी लैग नहीं करेगा। पता है यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं? तो आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि रेजिस्टिव सर्किट में कौन लीड और कौन लैग करता है, तो आप क्या कहोगे, कोई भी लीड और कोई भी लैग नहीं करता। या ये पूछ सकते हैं फेज डिफरेंस कितना होता है, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और फिर जब करंट और वोल्टेज इन फेज हो तो पावर का फॉर्मूला होता है, किसी को याद है पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला, व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। बेटा आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब करंट और वोल्टेज बेटा इन फेज होते हैं तो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, एक ये यूज होता है, एक पावर का फॉर्मूला I²R डिसिपेशन का, और एक पावर का फॉर्मूला V²/R। बेटा गर्ल्स और बॉयज जरा ध्यान देते जाएगा, इसके बाद आप कॉपी करेंगे। और अगर करंट और वोल्टेज इन फेज ना हो, इफ वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज, बेटा मैं फिर से कहूँगा जरा ध्यान देते जाइएगा, अगर करंट और वोल्टेज इन फेज ना हो तो पावर का फॉर्मूला यूज होता है P इज इक्वल्स टू VI cos थीटा। और बेटा गर्ल्स और बॉयज याद रखिएगा कि जो cos थीटा होता है इसको नाम किसका देते हैं, पावर फैक्टर का। कभी कभार एमसीक्यू में आता है, वो कहते हैं पावर फैक्टर का यूनिट बताइए, तो आप क्या कहोगे, पावर फैक्टर का कोई यूनिट। पावर फैक्टर असल में किसको नाम दे रहे हैं, cos थीटा को। तो बताएं यहाँ तक की बात में कोई मसला? चलिए गुड, अब जरा जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लीजिए। पहले जरा जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो अच्छे से याद रखना है। कहाँ तक लिखा बेटा, यहाँ
चलिए ज़रा जल्दी से पहले यहाँ तक पहुँच जाइएगा। डन बेटा। कबीर नहीं आया, नजर नहीं आया कबीर। आया है कबीर ये बराबर वाला मसले करने का। अरे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो रही है या नहीं हो रही है ना? क्या कह रहे हैं? मैं स्कूल सुन क्या फरमा ली? कबीर साहब डिप्रेशन की कौन सी गोली है? तो फ्यूचर डॉक्टर है तो क्या हो गया है? डन भाई ग्राफ। तो अब याद रखिएगा बेटा, रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी लीड कोई भी लैग नहीं करता। दोनों इन फेज है, फेज डिफरेंस 0 है और यहाँ पर पावर डिसिपेशन मैक्सिमम है क्योंकि कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होती है। डन बेटा? नहीं मुझे बताए कहाँ तक पहुंचे ग्राफ के? देख लीजिएगा भाई, बता दीजिएगा अगर किसी का रह गया हो। हाँ भाई गुलसम डिप्रेशन में क्यों चल रही है, क्या हो गया? टेस्ट वेस्ट हैंडीकेप का टेस्ट, ये टेस्ट क्यों हो रही है? वो तो निकल जाएगा, अपने टाइम पर होगा, आएगा चला जाएगा। आज दे देता हूँ, सर को दे दूँगा। नहीं मैं तो पास से, वो असल में वो पास से पढ़ते हैं सर। सर अंजला यार, आप सर नहीं तो अकेली कौन से पढ़ते हैं? एक सर अंजला है, एक सर कबीर है।
तो उससे आपको ये होगा, आइडिया हो जाएगा कि पास पेपर में चैप्टर से कैसे एमसीक्यूज आएंगे। और वो सारे उसके मतलब सिंध एमडी गेट के, पंजाब एमडी गेट के, नम्स के, खैबर के, इस्लामाबाद एमडी गेट, ये जो टॉपिक्स रिलेटेड है। डन। और एक फॉर्मूला लिस्ट का भी वो है, लेकिन उसमें बस अभी वेव्स के फॉर्मूला लिस्ट रह गए, बाकी फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टर्स के मैंने एक जगह कर लिए थे, लिखे थे, बस उसमें रह गया है वेव्स। तो मैं बाकी दे दूंगा, वेव्स अभी मैं उसमें ऐड करूंगा तो फिर वो प्रोवाइड करूँगा। तो फॉर्मूला लिस्ट भी आपके पास एक जगह आ जाएगी। अगर एमसीक्यूज हो रहे हैं फिर जरूरत नहीं। पास पेपर वाले होने चाहिए। पास पेपर करोगे ना तो उसमें असल में ये कि आपके पास जैसे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, उसमें एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी का, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का, सेंटीपिटल फोर्स का, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, जब पास पेपर करोगे तो ये वो पॉइंट्स रिकॉल होते जाएंगे, तो चैप्टर एक तरह से रिव्यू हो जाएगा जब आप पास पेपर सॉल्व करते हो। तो उसमें आप जैसे फोर्स एंड मोशन है, कोई 124 MCQ है, तो 124 MCQ, इतने सारे MCQ करोगे तो पता चलेगा इस तरह की बात है। एमडी कैट में कितनी सिम्प्लीफिकेशन आती है, जैसे आप लोगों का होता है ना ये 1 मिनट में कैसे होगा, तो वो 1 मिनट वाले 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो क्या इस तरह से। चलिए अब आगे चलें बेटा। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है AC थ्रू कैपेसिटर। अब है बेटा AC थ्रू कैपेसिटर। अब AC थ्रू कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग सारे बेटा मेरे साथ पहले नोट करते जाइएगा। हमारे पास है कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट बेटा, कैपेसिटिव सर्किट में लिखिए व्हेन ओनली कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स। जब सिर्फ और सिर्फ बेटा कैपेसिटर कनेक्ट होगा AC सोर्स के साथ, तो हम इसको नाम दे देंगे कैपेसिटिव सर्किट का। व्हेन ओनली कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स, तो ये आपके पास बेटा कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। तो आप चाहें तो बेटा इसमें सर्किट भी बना लीजिए। कैपेसिटिव सर्किट में दिखाइए एक अदद कैपेसिटर है और इसके साथ बेटा हमने AC सोर्स को कनेक्ट कर दिया। तो कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए, आपके पास बेटा ये कैपेसिटिव सर्किट होगा। आप कैपेसिटर मुझे बताइए क्या था कैपेसिटर? एक ऐसी डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है? चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बात नोट कर लीजिएगा कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये पॉइंट ज़रा साथ साथ लिखते जाइएगा और ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। दूसरी बात बेटा, कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होता है उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसका फॉर्मूला Q=CV। और किसी को याद है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला? कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी हाफ QV था और हाफ CV²। तो ये आपके पास कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी है। बेटा नोट कर लीजिएगा, आपने MCQ के लिए याद रखनी है। तो कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो आपके पास है हाफ CV²। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जो आपने याद कर लेना है। तीसरा पॉइंट बेटा, करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर। बेटा आपके पास जो करंट और वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो भी याद करनी है। करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन बेटा, यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन लिखिए V=V0 sin ωt और करंट की इक्वेशन होती है I0 sin ωt + 90 या 90 + ωt लिख लो। ये बेटा आपके पास है कैपेसिटर में करंट की इक्वेशन।
तो सारे जरा ध्यान से लिखिएगा बेटा, वोल्टेज की इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, साथ साथ ही रहिएगा, ध्यान से नोट करते जाएगा। जो एसी थ्रू रेजिस्टर की सीक्वेंस थी वही एसी थ्रू कैपेसिटर की सीक्वेंस होगी। बेटा मुझे बताएं यहाँ तक कोई मसला? साथ साथ समझकर पॉइंट्स याद करते जाइएगा। अब बेटा आगे चलेंगे तो आप लोग मेरे साथ बनाइए, इसका टेबल बनाना है। उस पर नोट करें, पहले ओमेगा टी है, फिर वोल्टेज की इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर बेटा करंट की इक्वेशन है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। साथ साथ रहिएगा, ठीक है, साथ साथ समझकर नोट करते जाएंगे। तब आप लोग बेटा इसका टेबल बना लीजिए। आपने करंट और वोल्टेज की इक्वेशन याद रखनी है। तो वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पर होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन है बेटा आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो गर्ल्स और बॉयज़ बेटा मेरे साथ साथ रहिएगा, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से पार्टिसिपेट करेंगे। अब बेटा आपके पास है ओमेगा टी, यहाँ पर आ रहा है वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब बेटा आप लोग नोट कीजिए, पहला फेस एंगल है जीरो, जीरो रखोगे तो बताइए साइन जीरो कितना? अरे साइन जीरो जीरो, तो इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू तो क्या हो गई? जीरो। और करंट के लिए मुझे बताइए 90 प्लस जीरो, 90 प्लस जीरो 90 और साइन 90 1 होता है, इसका मतलब करंट की वैल्यू किसके बराबर? आई नॉट के बराबर। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा बेटा, 0 डिग्री पर वोल्टेज जीरो है और करंट मैक्सिमम है आई नॉट। तो 90 प्लस जीरो बेटा 90 है और साइन 90 1 होता है। दूसरा एंगल रखिए बेटा 90, 90 रखोगे तो साइन 90 1 के बराबर। अगर साइन 90 1 है तो बताइए बेटा v इज इक्वल्स टू वी नॉट। अब 90 प्लस 90 180, साइन 180 0, तो करंट की वैल्यू 0। तो 90 डिग्री पर वोल्टेज वोल्टेज वी नॉट और करंट 0। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाइए। फिर इसके बाद बेटा 180, तो साइन 180 0, वोल्टेज 0, और फिर बेटा 180 प्लस 90 270, तो साइन 270 माइनस 1 होता है, तो माइनस का आई नॉट आ गया। तो आप इसको माइनस आई नॉट लिख दीजिए बेटा जी, आप इसको माइनस आई नॉट लिख दीजिए। फिर है 270, साइन 270 माइनस 1 है, तो माइनस वी नॉट, 270 प्लस 90 360 और साइन 360 0 होता है, तो करंट की वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से टेबल बना लीजिए। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास है 360, तो वोल्टेज साइन 360 0, वोल्टेज 0, 360 प्लस 90 450 और साइन 450 प्लस 1 होता है, तो आपके पास आई इज इक्वल्स टू आई नॉट आ गया। तो ये बेटा आपके पास पूरा टेबल है। और अब आप लोग इसके हिसाब से प्लॉटिंग स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करोगे बेटा इस टेबल के हिसाब से। तो आपको फिर से बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वहाँ से आपको ग्राफ से पता चल जाएगा कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है या इन फेज है। तो आप लोगों के पास बेटा यहाँ पर अब आप लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो सारे स्टार्ट करेंगे और सब बेटा ज़रा पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। तो पहले वोल्टेज के लिए बात कर लेंगे बेटा, तो एंगल्स लिख लेते हैं हमारे पास जो एंगल्स होंगे। एंगल्स बेटा यानी कि फेज 0 डिग्री, फिर है 90 डिग्री, फिर है 180 डिग्री, फिर है 270 डिग्री, फिर है 360 डिग्री और फिर हमारे पास आ गया 450 डिग्री। तो पहले वोल्टेज के लिए प्लॉटिंग कीजिएगा बेटा। 0 डिग्री पर वोल्टेज 0 है, फिर 90 डिग्री पर वोल्टेज मैक्सिमम है, फिर 180 डिग्री पर वोल्टेज 0 है, फिर आपके पास 270 पर वोल्टेज माइनस वी नॉट है और फिर वोल्टेज 0 है। तो वोल्टेज के लिए बेटा ग्राफ तो कुछ ऐसे बन रहा है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। बताएं ऐसा ही है? अरे ऐसे ही आता, गुड। दूसरा बेटा किसका है? करंट का। आप करंट के लिए ग्राफ बनाइए। करंट के लिए ग्राफ बनाते हैं बेटा, करंट पहले 0 डिग्री पर मैक्सिमम है, आई नॉट हो गया, फिर 90 डिग्री पर करंट की वैल्यू 0 है, 180 पर करंट क्या है? नेगेटिव में मैक्सिमम है, 270 पर करंट क्या है? 0 है, 360 पर करंट क्या है? मैक्सिमम है। अब आपके पास बेटा यहाँ पर करंट के लिए कुछ ऐसा बिहेवियर, तो ये करंट है। तो अब आप देखकर बताइए क्या पता चल रहा है भाई?
अरे बताइए क्या पता चल रहा है, कौन लीड कौन लैग? करंट लीड कर रहा है किसको? वोल्टेज को। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री। वेरी गुड, तो ये कॉन्क्लूजन निकला। तो ये बात आप याद रखोगे बेटा, करंट लीड वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। तो करंट लीड कर रहा है बेटा और वोल्टेज लैग कर रहा है, तो आप लिखिए वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। ठीक है बेटा, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को और वोल्टेज लैग कर रहा है करंट को। तो आप ये याद रखिएगा, सी से कैपेसिटर, सी से करंट, तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करेगा, तो करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2, और वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर दोनों के दरम्यान फेज डिफरेंस कितना आ गया? वेरी गुड, तो आप कहोगे फेज डिफरेंस की वैल्यू 90 डिग्री है। बेटा मुझे बताएं, बातें आसान है, सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा। तो आपके पास बेटा एसी थ्रू रजिस्टर में कोई भी लीड कोई भी लैग नहीं करता, और एसी थ्रू कैपेसिटर में आपके पास लीड कर रहा है करंट बेटा वोल्टेज को पाई बाय 2 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, अब आप इसका फेजर भी बना दीजिए। तो फेजर में आप क्या दिखाओगे? करंट और वोल्टेज बेटा इनके पीक के हिसाब से आपके पास करंट की बात करेंगे, तो दोनों के पीक ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास ये आ गया करंट, और इस तरह से बेटा बना दीजिए, ये आ गया वोल्टेज। आपके पास लीड कर रहा है करंट को, तो करंट को रोटेट करेंगे, तो हमारे पास फेजर डायग्राम में बेटा यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज, और आप रोटेट करवा दीजिए करंट को, तो ये आ गया करंट। तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को 90 डिग्री के एंगल पर, ये इसका फेजर आ गया। अरे बोलिए सारे, ठीक है, चलिए साथ साथ रहेंगे। अब ये बेटा आपके पास हो गया रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट के बाद आपने बेटा करंट वोल्टेज की इक्वेशन देखी, करंट वोल्टेज के बाद आपने ग्राफ देखा, ग्राफ के बाद आपने ये डिसाइड किया कौन लीड कौन लैग करेगा, फिर आपने इसकी फेजर डायग्राम बना ली। अब फेजर डायग्राम के बाद बेटा आपको पता है कि कैपेसिटर करंट के रास्ते में ऑपोजिशन अप्लाई करेगा, और याद है कैपेसिटर की ऑपोजिशन का नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द ऑपोजिशन, नेक्स्ट पॉइंट बेटा द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, the opposition offered by capacitor for the opposition offered by capacitor for current is called, बेटा कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन है इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाम याद कर लीजिए, इससे एमसीक्यू आ सकता है XC। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है कैपेसिटर की ऑपोजिशन। कैपेसिटर की ऑपोजिशन का नाम बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला लिखिए 1/ओमेगा C। ओमेगा बराबर है 2πf के, तो नोट कीजिएगा फॉर्मूला बेटा आपके पास बन गया 1/2πf × C। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कैपेसिटर की रिएक्टेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटर की ऑपोजिशन का फॉर्मूला है। तो X इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, ओमेगा 2πf है बेटा, तो 1/2πf × C। नोट कीजिएगा बेटा यहाँ पर कैपेसिटर की ऑपोजिशन का XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है बेटा, FC का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। आप अपने पास पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी जब कभी भी आप ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कैपेसिटर की ऑपोजिशन कम हो जाएगी, और ऑपोजिशन कम होगी तो कैपेसिटर का करंट बढ़ जाएगा। आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट के साथ क्या होगा? तो आप क्या रखोगे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऑपोजिशन कम होगी, ऑपोजिशन कम होगी तो करंट भी बढ़ जाएगा। अरे बताएं, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, गुड।
फिर इसके बाद नोट कीजिएगा एट लो फ्रीक्वेंसी। अगर लो फ्रीक्वेंसी है बेटा, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर की ऑपोजिशन हाई, तो कैपेसिटर का करंट कम हो जाएगा। तो आपने याद रखना है बेटा, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी से रिलेट करवाए तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है कैपेसिटर के केस में। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर XC का में IC ज़्यादा है, लो फ्रीक्वेंसी पर XC ज़्यादा है और IC कम है। बेटा मुझे बताएं इसमें कोई मसला? अरे कोई मसला? गुड। तो आपके पास ये XC का फॉर्मूला आ गया, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बेटा पावर डिसिपेशन यहाँ पर निकालिए। हमारे पास पावर डिसिपेशन क्या आएगी? तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला आपके पास जो था उसको यूज़ कीजिए। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है P = VI cos थीटा। यहाँ पर होगा बेटा VI cos रखिए दोनों के दरम्यान 90, cos 90 कितना होता है बेटा 0, तो पूरी पावर डिसिपेशन 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई पावर डिसिपेट नहीं हो, पावर डिसिपेशन 0 है, पावर डिसिपेशन 0 है, पावर डिसिपेशन 0 है। ठीक है, कोई मसला इसमें? अरे कोई मसला? गुड। पावर डिसिपेशन 0 ये आपके पास चल रहा है कैपेसिटिव सर्किट। अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आपने याद क्या क्या रखना है बेटा? मेरे साथ दोबारा देखिए। कैपेसिटिव सर्किट में डेफिनेशन याद रखनी है, कैपेसिटर क्या स्टोर कर रहा है उसके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, करंट वोल्टेज की इक्वेशन याद रखनी है, ग्राफ की शेप याद रखनी है, लीड लैग याद रखना है, फेजर याद रखना है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गई। कोई कंफ्यूजन इसमें? आप इसी सीक्वेंस में लेकर चलिए AC थ्रू इंडक्टर, इसी सीक्वेंस में लेकर चलिए AC थ्रू इंडक्टर। सारे ध्यान से बेटा AC थ्रू इंडक्टर के बारे में पॉइंट्स लिखेंगे। अब आपके पास है बेटा AC थ्रू इंडक्टर। मैं फिर से कहूँगा ये सीक्वेंस चलेगी, आप लोगों ने ध्यान से पार्टिसिपेट करना है। AC थ्रू इंडक्टर में पहले लिखिए इंडक्टिव सर्किट, पहले लिखिएगा इंडक्टिव सर्किट। When inductor is connected across AC source, AC सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो हम नाम देंगे इंडक्टिव सर्किट का। इंडक्टर ऐसे कॉइल ऑफ वायर होती है जिसको सोलेनॉइड की फॉर्म में बनाते हैं और इसको बेटा AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है L, तो L यहाँ पर इंडक्टेंस है। ठीक है, साथ साथ रहिएगा बेटा। सबसे पहले इंडक्टिव सर्किट को डिफाइन किया, तो इंडक्टिव सर्किट में बेटा नोट करेंगे इंडक्टर को AC सोर्स से कनेक्ट कर दो, ये इंडक्टिव सर्किट है। अब इंडक्टर क्या होता है तो इसको नोट कर लीजिए। इंडक्टर बेटा कॉइल ऑफ वायर होती है, कॉइल ऑफ वायर इन द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड दैट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, दैट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ अच्छे से याद करते जाइएगा। इंडक्टर कॉइल ऑफ वायर है सोलिनॉइड की फॉर्म में। इंडक्टर इज द कॉइल ऑफ वायर इन द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड दैट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी इंडक्टर की डेफिनेशन आ जाए तो आपको पता हो, सोलिनॉइड की फॉर्म में बेटा कॉइल ऑफ वायर बनाइए और ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब इंडक्टर की इंडक्टेंस का फॉर्मूला था इंड्यूस EMF और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। और फिर इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है, किसी को याद है उसका फॉर्मूला? आपने डेरिवेशन भी की थी बेटा सेकेंड ईयर में। इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी
इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो नोट कर लीजिएगा बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी ऑफ इंडक्टर है, हाफ एल आई स्क्वायर बेटा एनर्जी ऑफ इंडक्टर है। इसको नोट कर लीजिएगा, अपने पास इंडक्टर की एनर्जी आ गई। अब इसके बाद बेटा करंट और वोल्टेज की इक्वेशन नोट कीजिएगा, अपने पास करंट वोल्टेज की इक्वेशन नोट करेंगे। तो साथ साथ रहिएगा बेटा, द इक्वेशंस फॉर करंट एंड वोल्टेज आर। बेटा अब करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिखिएगा, साथ साथ रहिएगा बेटा। करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिख लीजिए। यहाँ पर करंट की इक्वेशन होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन होती है वी नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। यानी कि जो कैपेसिटर में थी बेटा, आपने उसका रिवर्स कर दिया। वहाँ पर जो करंट वोल्टेज की थी वो यहाँ करंट की है, और बेटा वहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन करंट की थी वो यहाँ पर वोल्टेज के लिए है। तो आपको पता है इसके बाद फिर हमें इसका ग्राफ बनाना होता है, उसके लिए पहले टेबल बनानी है। तो टेबल में नोट कीजिए, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट की इक्वेशन है बेटा। वोल्टेज के लिए इक्वेशन वी नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी है। अब आप सारी वैल्यूज़ को रख के आंसर निकाल लोगे। तो सब ने बेटा साथ साथ काम करना है, एंगल्स रखते जाइएगा और टेबल कंप्लीट करते जाइएगा। पहले एंगल 0 तो साइन 0 0, पूरा करंट 0। अब 0 प्लस 90 बेटा साइन 90 1 होता है, तो वी नॉट। फिर दूसरा 90 डिग्री रखिए तो साइन 90 1 होता है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट। यहाँ पर 90 प्लस 90 180 है, साइन 180 0। तो आपके पास बेटा पूरा वोल्टेज ही 0 हो गया। फिर इसके बाद एंगल है 180 डिग्री, साइन 180 0, पूरा करंट 0। अब 180 प्लस 90 270, तो वी आपके पास माइनस वी नॉट। फिर एंगल बेटा 270, साइन 270 माइनस 1 है, तो करंट माइनस आई नॉट हो जाएगा। 270 प्लस 90 360 होता है, पूरा वोल्टेज 0 हो जाएगा। आगे चलिएगा 360, तो बेटा आपके पास करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 360 0, और फिर बेटा वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी वी नॉट, क्योंकि 90 प्लस 360 450 है। मुझे बताओ वैसे ही काम हुआ, बस आपके पास चेंज क्या हो गया, जो कॉलम वोल्टेज का था वो करंट के लिए बिहेवियर आ रहा है, और जो आपके पास करंट है वो वोल्टेज का बिहेवियर नज़र आ रहा है। तो इसी बेआस पर बेटा आप लोग ज़रा इसका ग्राफ भी बना लीजिए कि आपके पास जो ग्राफ होगा उसमें वेव कैसे बनेगी भाई। तो अपने पास ड्रॉ कीजिएगा। बेस रखिए और निकालिए। हमारे पास बेटा शो करते जाइएगा बेटा। आपके पास पहले है 0 डिग्री, फिर है 90 डिग्री, फिर है 180 डिग्री, फिर है 270 डिग्री, और फिर है 360 डिग्री। अब आप सारी वैल्यूज़ को रखिए और चेक कीजिए। पहले करंट के लिए प्लॉटिंग कीजिएगा बेटा। तो आप लोगों के पास करंट के लिए प्लॉटिंग होगी। तो पहले करंट बेटा 0 है, 90 पर मैक्सिमम है, 180 पर 0 है, 270 पर रिवर्स में मैक्सिमम, 360 पर 0। तो आपके पास बेटा यहाँ पर ये जो ग्राफ आया इसकी शेप कुछ ऐसे है। ये करंट का बिहेवियर है। आप करंट के साथ बेटा आप लोग दिखाइए वोल्टेज का बिहेवियर। तो पहले चेक करोगे 0 डिग्री पर वोल्टेज मैक्सिमम है, फिर वोल्टेज बेटा 0 है, फिर वोल्टेज रिवर्स पे मैक्सिमम है, फिर वोल्टेज 0 है, और फिर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स रखने के बाद बेटा आपके पास जो वेव बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। तो ये वोल्टेज है। हाँ भाई, क्या नज़र आ रहा है, कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है किसको? करंट को। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। गुड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री और π/2। या आप कह सकते हो करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री
और π/2। ठीक है, तो ये बात भी याद कर लीजिएगा। वोल्टेज लीड कर रही है करंट को या करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब आपके पास बेटा इसी तरह से आप इसके फेज़र बना लीजिए। तो फेज़र में दिखा दोगे बेटा आपके पास करंट और वोल्टेज, तो ये वोल्टेज आ गया और जनाब हमारे पास ये करंट आ गया। और आपके पास बेटा लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वोल्टेज को रोटेट कीजिएगा और करंट को एक्स एक्सिस पर ही रखिएगा। तो वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री और π/2। अरे बताइए, बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल उसी तरह बिहेवियर चल रहा है बेटा, तो आप उसी सीक्वेंस में लेकर चलें। अब आपको पता है बेटा कैपेसिटर की जो अपोजिशन है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टर की जो अपोजिशन है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो अब आप डिफाइन कर दीजिए इंडक्टिव रिएक्टेंस को। तो हम लोग कहेंगे ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर फॉर करंट। तो करंट के लिए जो ऑपोजिशन इंडक्टर अप्लाई करेगा उसका नाम बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इसका फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा बराबर है 2πf इंटू एल के। तो ये हो गया बेटा आपके पास इंडक्टर की ऑपोजिशन और ये फॉर्मूला इस बात को शो कर रहा है कि XL और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्ट है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बेटा एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो XL की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और करंट कम हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी पर इसका करंट कम होता है और लो फ्रीक्वेंसी पर बेटा इसका करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम तो ऑपोजिशन कम, ऑपोजिशन कम तो करंट ज़्यादा। तो ये बेटा बात याद रखिएगा, जब MCQ में आए तो ध्यान से मार्क कीजिएगा। तो XL बेटा आपके पास है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर आप इसकी भी पावर डिसिपेशन निकालोगे बेटा तो यहाँ पर भी पावर डिसिपेशन की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर पावर डिसिपेशन की वैल्यू 0 आएगी। अरे बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ गया, अब आप लोगों को बेटा समझ में आ गया कि किस तरह से आप लोगों के पास जो है वो AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू इंडक्टर, AC थ्रू कैपेसिटर किस तरह से यूज़ हो रहा है। इसको आप लोग बेटा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर में बस एक टॉपिक आप लोगों ने खुद पढ़ना है, और वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है बेटा अपने पास नोट करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक। और मैं आपको इसके पॉइंट्स दे दूँगा, उसमें से आप लोग बस रीडिंग कर लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इन पॉइंट्स को। ठीक है भाई, तो मुझे बताएं यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आप लोग इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह बेटा आप लोगों के पास जो है वो हम लोग आगे चैप्टर जो आप लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स का, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा फिर नेक्स्ट क्लास में। मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स हैं